नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर मौजूद हैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू के साथ। हमारे बीच हैं कॉमरेड सुरेश कुमार, जो मजदूरों के हर संघर्ष में ताउम्र आगे रहे, जिन्होंने मजदूर वर्ग की भलाई के लिए अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर सेवा, त्याग और बलिदान का एक उच्च कोटि का उदाहरण स्थापित किया। कामड़ सुरेश ने भट्ठा मजदूरों से लेकर फैक्ट्री मजदूर तक, सेंटर स्टेट फार्म से लेकर जंगलात के मजदूरों तक, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और दूसरी तमाम वर्किंग क्लास को संगठित करने में अपनी जिंदगी के दशकों का बहुमूल्य समय लगाया। आज उनकी इंटरव्यू की एक और कड़ी आपके बीच में प्रस्तुत है। आज हम बात करेंगे कॉमरेड सुरेश के जीवन अनुभव के बारे में, और खासकर उनके जीवन के उस हिस्से से हम मुखातिब होंगे जब उन्होंने सेंटर स्टेट फार्म, खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूरों के बीच में संगठन बनाने का काम शुरू किया, और उस दौरान जो आंदोलनात्मक गतिविधियां रही, या उस दौर की वो कहानियां जब दबे कुचले गरीब लोगों ने संगठित होकर अपने एके के दम पर बड़े बड़े सरमाएदार पूंजीपतियों के गुर्गों को न सिर पर आया बल्कि उनका गुंडागर्दी का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हम इतिहास के उस महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जानेंगे जब मजदूर वर्ग ने अपने हाथों अपना इतिहास लिखा, पूंजी को मेहनत कस के हाथों पराजित होना पड़ा। तो मैं कामड़ सुरेश कुमार का स्वागत करता हूं। नमस्कार कामड़ जी। नमस्कार जी। आपका आप लोगों का भी आपका चैनल पर स्वागत है कामड़ जी। हाँ, तो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से नमस्कार करता हूं। तो कामड़ जी, आज आपके साथ दूसरी कड़ी है जिसमें आप चर्चा कर रहे हैं। पिछली कड़ी में भी आपके जीवन से जुड़े आपने पूरी एक बातचीत रखी, जिससे बहुत से दर्शकों ने बहुत अच्छी टिप्पणियां स्वागत कराया उसका, और आपके अंदर जो पूरा एक इतिहास है उसको हम धीरे धीरे करके नई पीढ़ी के सामने लेके आ रहे हैं। आज आपसे गुजारिश है कि आज आप बताएं, जो फैक्ट्री के मजदूरों के बीच में और ये जो सेंटर स्टेट के फार्म के मजदूर थे और खेत मजदूरों के बीच में जब आपने यहाँ काम शुरू किया, संगठन बनाए, और इस परिप्रेक्ष्य में आज से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये फार्म है ना, बैसार के आसपास जो फार्म स्थापित हुए, उन फार्मों में जो मजदूर आए, एक बार तो ये फार्म क्या उदाहरण बताएं, ये क्या फार्म है, ये क्यों शुरू किए गए, इन फार्मों को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था, और इन फार्मों में काम करके जो मजदूर आए उनके जीवन दशा पर क्या असर पड़ा, और इन फार्मों का देश और समाज को क्या लाभ मिला। एक भाई फार्म की पूरी पृष्ठभूमि बताए, ये क्या फार्म है। ऐसा है कुलदीप भाई, असल में हिसार के आसपास जो है 14 फार्म है, और जिसमें से घोड़ा फार्म, भेड़ फार्म, ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं उसको, इस जुलान के आसपास है। सेंटर स्टेट फार्म, केंद्रीय राज्य फार्म कह देते हैं इसको, और चारा फार्म, ऐसे भैंस फार्म, ये देश के मतलब इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म कह देते हैं। और ये 60 से लेके 1960 से लेके और 70 का दौर है जो ये खोले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ फार्म पहले नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज जब देश गुलाम था, अंग्रेज थे यहाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट की ये जगह है, शायद 50,000 के एकड़ के आसपास है। तो पहले भी ये अलग अलग नाम से, गांव के नाम से, कोई सड़ी कह देते हैं, कोई गौ सदन कह देते हैं, कोई कुछ अलग अलग सेक्टर 1, 2, 3, ये स्टेट गवर्नमेंट के फार्म है। लेकिन 60 से लेके 70 का जो दौर था,
खास करके इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी है, और उस टाइम तक एक ऐसा दौर था और ऐसी जो हालात थी देश की, क्योंकि देश ताजा आजाद हुआ था। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी के पिताजी, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री हैं, और इंदिरा गांधी 66 में बनी है। तो ये जो सेंट्रल स्टेट फार्म है, जिसमें मैंने खुद ने भी नौकरी की है, 1986 में कच्ची नौकरी मेरी यहाँ लगी थी। और ये ऐसे फार्म हिंदुस्तान के अंदर कुल 13 फार्म, जिनकी एक टाइम हमने आते हुए संगठन खड़ा करते संघर्ष समिति बनाई थी पूरे देश की। वैसे ही हिसार का आसपास राष्ट्रीय और स्टेट गवर्नमेंट के और भी फार्म हैं, उनकी भी एक हमारी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन के नाम से अभी भी चल रही है वो यूनियन। तो असल में इनका मकसद जो है, ये 13 फार्म जो खोले गए थे देश में, 3 राजस्थान में हैं आज और 1 हिसार में, 4 हैं, बाकी सारे बंद हो गए। पंजाब 9 बंद हो गए। और सरकार की जो नई आर्थिक नीतियों के तहत से पिछली सरकार रही थी, इस सरकार में तो थे ही नहीं वो। यूपी के अंदर 2 थे, कर्नाटका के अंदर, मिजोरम का एक फार्म था, पंजाब के अंदर एक लाडेवाल एक फार्म था, वो सब बंद हो चुके हैं। असल में इन फार्मों का जो मकसद था खोलने के लिए, क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन की जब चर्चा करते हैं तो डॉक्टर स्वामीनाथन का जो कहना था, उस मौके पे चेयरमैन बनाए थे उस कमेटी के, कि देश जो है, हम विदेशों से अनाज लेके आते थे, बहुत सी चीजें ऐसी है जो विदेशों से निर्भर थे, और ये 13 फार्म जो राष्ट्र देश के स्तर के थे, जो मैंने बता रहा हूँ, ये रसिया की मदद से, रसिया में, रूस में उस टाइम समाजवाद था, और उन्होंने काफी मदद की थी मशीनरी से, पैसा से और फंड से, अपने मैकेनिकल वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी यहाँ विकसित करने के लिए अपने वहां लोग भी भेजे थे उन्होंने, डायरेक्टर वगैरह तक भी, ऐसे इंजीनियर, सब कुछ, कि ये तीसरी दुनिया के गरीब मुल्कों की जो मदद का एक सवाल था कि देश अपने आप आत्मनिर्भर हो। समाजवाद का मतलब ये है दूसरे लोगों की मदद करना। तो रूस ने काफी मदद उस टाइम वो की थी हिंदुस्तान की, और मकसद इनका खोलने का ये था कि यहाँ देश आत्मनिर्भर बने, तो यहाँ मुनाफा नहीं, उस टाइम ये था कि सस्ता बीज जो है किसान को मिले और बढ़िया मिले, टाइम पे मिले, क्योंकि उस टाइम नहरें नहीं थी, बिजली नहीं थी, ट्यूबवेल का साधन नहीं था, कोई इंजन 1-2 लगता था, या वो थे बल्द के साथ ऐसे बैल जोड़ के, अरट जिसको बोलते हैं। कहीं मीठा पानी था तो, बहुत सी जमीन में मीठा पानी नहीं था, तो अरट की जरूरत भी क्या थी फिर, तो उससे खेती का गुजारा उस ढंग से नहीं होता था। तो उस टाइम ये किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे अलग अलग, बागवानी है, चाहे आपका खेतीबाड़ी का काम है, तो ये सारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को खोले गए, और नजदीक के आसपास के लोग और भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां रोजगार भी उनको फिर मिलेगा, इस नजर से था। अगर हम हिसार की इस फार्म की भी बात करें जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ, 450 की हाजिरी थी मजदूरों की, 457 की एक टाइम। और ये जब हमने आंदोलन करके, वैसे हजारों लोग लगते सीजनल में, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो परमानेंट लगे रहते थे। हटाने लगाने का भी यहाँ वो था, बेशक से वो पूरी साल की उसकी हाजिरी है, जबकि कानून ये कहता है जिसकी 240 हाजिरी होगी उसको हटा नहीं सकते, श्रम कानूनों के अंदर था। अभी तो चेंज किए हैं लेबर कोड, तो वो हटाने लगाने का एक समस्या काफी। हाजिरी वगैरह लाने में रजिस्टर में कोई रोड होया करती कि ईमानदारी का था जी? नहीं, उसमें रोड तो नहीं होती थी, लेकिन उसमें बेगार बहुत करवाते थे, बेकार और काम भी इतना देते थे जो आम जो मजदूर, अच्छा तकड़ा नौजवान जो मजदूर है, वो मुश्किल से उस काम को कर पाता था एग्रीकल्चर का।
और अगर बाई चांस काम रहता कि वर्कलोड बहुत ज्यादा था तो हाजिरी काट देते थे उसकी या आधी कर देते थे, ये पूरा दिन काम। ये बड़ा शोषण था। और फिर बेकार साथ में और लगाने हटाने की, हायर एंड फायर की जैसी नीति ये लेके आने, वो वैसे ही था। तो खैर इस बात को लेकर के यहाँ संकट होना शुरू हुए थे। तो मैं जो आपका जो सवाल था कि इन फार्मों को खोलने का मकसद, एक तो किसान की हालात को सुधारना। भाई अच्छे बीज, और जैसे आप ये बता रहे पशु घोड़ा फार्म, या और यहाँ से ब्रीड, हाँ, ब्रीड आप भी आज भी है घोड़ा फार्म। अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार करते हैं, अच्छी नस्ल की भैंसें, मुर्रा जैसे नस्ल की भैंस है यहाँ हाईवे पे है, सिरसा चुंगी के ऊपर वो फार्म अभी भी है। इधर पशु की विकास, उच्च नस्ल और खेती के लिए अच्छे बीजों का उत्पादन, बीजों का, ये था इसका मुख्य मकसद। दूध का उत्पादन, मतलब इस फार्म में नए नए सीड, नई नई मुर्रा नस्ल की भैंस तैयार करके अनुसंधान और रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। और इसको आम किसान भी ले जाता है ना, बोली पे कटड़ी को ले गया, भैंस को ले गया इस फार्म से, तो उनके वो पालन का भी काम वो करते हैं। तो खैर ये पशुपालन का काम और खेती का काम ये स्पीड से पकड़े। और इसमें फिर आप खेती का काम में आपकी कपास है, दालें हैं, तेल है, चावल है, खाना भी का भी है, और तिलहन का भी जैसे काम है। तो कई तरह की चीजें, उद्योग धंधे भी इससे फिर चलते हैं। कपड़ा मिल है, दाल की मिल है, ऑयल मिल है, मतलब बड़ा बुनियादी योगदान रहा है। बहुत बुनियादी योगदान इनका है। तो इनमें मुनाफा कमाना काम नहीं था। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका बजट तैयार करके वो सारा इन्वेस्टमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बाद में आके ये मुनाफे पे भी आ गया फिर। तो खैर इस काम को लेके ये फार्म खोले गए, तो उसका फायदा हुआ भी। मुझे याद है, मैं अपने भाषण में भी कई बार चर्चा करता हूँ आम लोगों के बीच में, नए लोग, नए नौजवानों को बताते तो उनको ये तसल्ली ही नहीं होती, जचती नहीं है कि लाल रंग की गेहूं आती थी बाहर से। हाँ, अमेरिका की क्यों कहा करते कि दोस्ती? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी आती अच्छा, थी कुछ, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से लाल लाल। रंग का गेहूं आ करता। और वो खाते थे। हाँ। छोटा बच्चा था, मैंने भी खाई है। और ऐसा जमाना जो था कि ये जो राशन कार्ड पे आज जो डिपू पे मिल रहा है ना, अभी भी चर्चा चल रही है, मोदी दे रहा है, मोदी दे रहा है, पहले से है ये, कोई ऐसा नहीं। उस जमाने में इसलिए किया था कि देश तंगी से गुजर रहा था, पीडीएस सिस्टम उस ढंग से बहुत सामान इस पे मिलता था, वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो वहां राशन कार्ड इकट्ठे करके, और चीनी जो मिलती थी वो चीनी इकट्ठी ले आते, मौत में, सामाजिक कार्यों में, शादी में, खुशी में, गमी में मिठाई तारने के काम वो चीनी उस रूप में आती थी। इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर थी भाई, वो जो 10 किले का 20 किले का जो किसान है वो भी इस रूप में इतनी खरीद नहीं सकता था। तभी तो ये सारी चीजें आई थे फार्मों में, और उससे किसान भी खुशहाल हुआ। और मतलब जब पैदावार किसान की बढ़ी है तो कच्चा माल जब तैयार हो गया तो पक्का फिर उद्योग धंधे भी उससे। इसको आप एक लाइन में नुका इसका, कृषि क्षेत्र के उत्थान, विकास, उपज बढ़ाने में और पशुओं की नस्ल सुधारने में और फैक्ट्रियों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाने में सेंटर स्टेट फार्म का बिल्कुल 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 यही बात है। तो जिससे लाखों लोगों को रोजगार इससे मिले। फार्मों में तो हजारों लोगों का, लेकिन कृषि के अंदर आया तो कृषि के अंदर मजदूर भी है, कोई हिसेब करने वाला है, कोई दिहाड़ी काम करने वाला है, और फिर उद्योग जैसे लगे। अब आप भट्ठों की अगर बात करोगे, कच्ची दीवारें होती थी इतनी चौड़ी, वो कच्ची ईंट निकालते थे, भट्ठों का विकास उस ढंग से नहीं था। जब ताजा जेब में पैसा आया, पैदावार खेत की बढ़ी, और जब बिजली आई, आपकी नहर आई इसके माध्यम से, क्योंकि खेती को आपने ठीक दुरुस्त करना है, पैदावार लेनी है, तो नहर नाले का आपको प्रबंध करना पड़ेगा, सिंचाई का, आपको बिजली का ट्यूबवेल का लगा लेगा तो उसका प्रबंध करना पड़ेगा, बिजली को लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे महकमे भी वो अलग अलग फिर खोले गए। फिर कच्चे माल को पक्के माल में, मतलब फैक्ट्री तक पहुंचाने में आपको रोड की भी जरूरत पड़ेगी, व्हीकल की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो भी ढांचा एक महकमे खुले, तो उससे फिर नए कर्मचारी भी लगे लाखों की संख्या में। फिर वो तो रोजगार सृजन का भी एक बड़े केंद्र बड़ा केंद्र का रूप में सेंटर फार्मों का इतना बड़ा योगदान है। उस टाइम पर जब आपने देखा, जब आए आप 80 के दशक में, आप बता रहे हो, उस टाइम पर उस मजदूर की जिंदगी सेंटर स्टेट फार्म के अंदर तकलीफ दे थी, बहुत भयंकर। आज उसका कुछ उदाहरण से समझा सकते हो? हाँ, उदाहरण से तो
कई बार शाम को जब हम लोग बैठते थे ना, तो खाना वाना खा के जो बैठने की एक आदत होती थी, आजकल तो ये फोन आ गए, कुछ बैठ जाते थे टोली के रूप में। तो कोई सोते रहे, भाई सो क्यों रहा यार, थोड़ी देर गप्पे मारेंगे। बोला रू सारे फार्म ने तोड़ रखे हैं, पूछो मत, इतना काम देते हैं वो। मतलब यह एक देसी भाषा, तो इतना भयंकर वो काम था। उसके बाद भी हाजिरी उनकी घट जाती थी। उसी परेशानी को लेकर के तो संगठन खड़े हुए। तो खैर एक वो योगदान इस प्रकार का पूरे समाज को बहुत फायदा हुआ, जिसकी वजह से लाखों लोगों का देश में रोजगार चला। इन फार्मों का मकसद ये था। धीरे धीरे 1980 से नीतियां बननी शुरू होगी। 90 तक आते आते 90-91 में नई आर्थिक नीतियां आई। तो फिर सरकार ने जो इन फार्मों की देखभाल करनी थी, जो संभालना था, जो बजट तैयार करना था, जो योजना बनानी थी और इसका विकसित करना था, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ वापिस खींच लिए, जिसके बाद इनकी बर्बादी शुरू हुई। आज बहुत बुरी हालत है। मतलब तो निजीकरण की नीतियां जिम्मेदार हैं इन सेंटर स्टेट फार्मों की बदहाली के लिए, ठेका प्रथा। और मुझे एक घटना याद है, जब हमने आंदोलन जीत लिया पूरे हिंदुस्तान का वो बना के, इसमें कितना बड़ा अचंभे की बात है। और ये तय हो गया कि जिनको 12 साल हो गए लगे हुए लगातार कंटिन्यू, जिसकी कोई गैर हाजिरी बीच में नहीं है 12 साल में, उसका हर साल 10% रेगुलराइजेशन का समझौता हमारी नेगोशिएशन में हो गया। दिल्ली मुख्यालय का घेराव क्या था, कनॉट पैलेस के पास, दिल्ली नेहरू पैलेस के पास है ऑफिस इनका मुख्यालय। तो वहां का जो चीफ था, अचंबा अपने भाषण में और चीजों तो हम कहते रहते थे, लेकिन उसके जब नेगोशिएशन में बैठे थे, उसके मुंह से जब सुना चीफ के, चेयरमैन के, जब उसने ये कहा कि 10 करोड़ में हमने वर्ल्ड बैंक के गिरवे रख दिया ये मुख्यालय, और अब हमारे पास पैसा आ जाएगा, हम रेगुलर करेंगे। तो उस टाइम मकसद ये था मजदूर रेगुलर होने चाहिए। लेकिन झटका बहुत लग गया, मखा यार मुख्यालय को जब विश्व बैंक में आप गिरवी रख रहे हो, तो आप बताओ इसके ऊपर कोई योजना नहीं बना। तो ऐसी एक घटना तो बड़ा, वो चीजें जो हम भाषण में कहते थे या दूसरे हमारे साथियों से, संगठन के साथियों से सुनते थे, तो उस दिन और तसल्ली हुई, मखा ये तो बड़ा उल्टी दिशा में चल पड़े। चलो, एक वो बड़ी विचित्र घटना वो है। खैर, तो वहां रहते रहते काफी अनुभव, नहीं तो मांग मुद्दे तो हमारे यही थे जो मैं चर्चा कर चुका कि हमें लगाया हटाने की जो प्रक्रिया वो बंद की जाए, 240 जिसकी पूरी होगी उसको हटाया ना जाए, रेगुलर किया जाए, बेगार प्रथा रोकी जाए। इसमें थोड़ा मैंने समझा दी, ये जो सेंटर स्टेट फार्म में यूनियन बनाने का काम शुरू हुआ ना, इनको संगठित किया जाना चाहिए, ये विचार कैसे अस्तित्व में आया, किन लोगों ने इस पर सोचा और उन्होंने कैसे शुरुआत की, ये मतलब इनको संगठित करना चाहिए, वो आप लोगों तक पहुंचे, वो लोग कौन थे? वो लोग सीटू है इसमें मुख्य योगदान, CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड। हाँ, सीटू का रोल है, सीटू का रोल है। क्योंकि इससे पहले जो छोटे छोटे उद्योग थे, या DCM, यहाँ नील गेट के ऊपर फैक्ट्री है, यहाँ सीटू की यूनियन थी। आसी में एक सरकारी मिल थी, धागा मिल, कॉमरेड सतबीर वहाँ के नेता रहे हैं, सीटू के भी आज भी हैं वो। वहाँ सीटू की हमारी यूनियन थी। यहाँ सिरसा के अंदर सीटू की हमारी यूनियन थी फैक्ट्री के अंदर। और उनको सीटू का एक जो लक्ष्य है, क्योंकि वो समाजवाद का समर्थन करती है सीटू, एक देश दूसरे देश का गुलाम रखना उसका विरोध करती है, आदमी का शोषण आदमी द्वारा उसका विरोध सीटू करती है। तो इस समझ के तहत ये था तो कि भाई यहाँ भी वर्कर है तो इनको भी क्यों नहीं संगठित किया जाए, थी तो ये सीटू की पहलकदमी। लेकिन यहाँ हिसार में जो है इन फार्मों में संगठित करने के लिए जो संस्थापक अध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन के जिला के, वो हैं दर्शन सिंह। दर्शन सिंह जी, हाँ, जो बेड फार्म में खुद नौकरी करते थे, खेड़ी बरकी उनका गांव है। खेड़ी बरकी के दर्शन सिंह फाउंडर प्रेसिडेंट है। हाँ, और सेक्रेटरी हैं नरसी सोर्ट, जो HAU में नौकरी करते थे एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये फिर 13-14 फार्मों में यूनियन जिला की बनी थी। उसके बाद फिर हमने बाद में बनाई थी संघर्ष समिति, तो पूरे देश की, क्योंकि अलग अलग यूनियन, राजस्थान में भी पहले से सीटू की यूनियन शुरू से ही चल रही थी, हमारे से भी पहले बनी थी वह यूनियन सेंटर स्टेट फार्म, और फार्म भी हैं ऐसे।
तो ये वो दो साथी इसके साथ नहीं थे कोई, वो नेचुरल जो चीजें हैं भाई, आदमी जब परेशान है तो वो कुछ न कुछ इधर उधर हाथ पैर तो मारता ही है। उस नजर से वो तैयार थे और सीटू के साथियों के साथ उनका संपर्क हुआ, जिसमें कॉमरेड सतबीर का मुख्य रोल हम इसमें कह सकते हैं उस समय के दौर का। सतबीर सिंह उस समय सीटू के डिस्ट्रिक्ट के लीडर होते थे। तो फिर ये सीटू की जिला कमेटी थी, कुछ टेक्सटाइल के मजदूरों को जो लीडरशिप थी वो जिला कमेटी के साथी थे, और ऐसे ही फार्मों के लोग थे वो जिला कमेटी के साथी थे, और धागा मिल थी वो सीटू जिला के लीडरशिप में थे। तो उनसे ही सीटू डिस्ट्रिक्ट का एक गठन हुआ है। तो जब फार्मों में आप वाई कमेटियां बनाई तो उस समय कामड़े आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन बनी है उसकी सदस्यता शुल्क वगैरह क्या थी? सदस्यता शुल्क तो 5 रुपए से शुरू की थी। और आपका मांग पत्र में मूल मांगे क्या होती थी? मूल मांगे तो मैं जो बता चुका हूँ ना पहले, रेगुलाइजेशन की है, पक्का करने की लगाने जिसकी 240 हाजिरी होगी, जब तक पक्का ना उसको हटाया ना जाए, बेकार प्रथा पर रोक लगे, न्यूनतम वेतन जो सरकार घोषित करती है वो समय पे लागू हो, समय पे लागू नहीं है तो उसका एरियर हो, बोनस हो, प्रोविडेंट फंड कटे उसका, ग्रेजुएटी हो रिटायरमेंट पे, ये पेंशन हो, ये सारी मांग मुद्दे साथ ही थे। मांगों के लिए आपने उस टाइम के सबसे बड़े आंदोलन जो लड़े, कुछ उसकी घटना बता सकते हो एक दो जैसे? हाँ, घटना तो कई हैं। एक तो मैं ये बता चुका कि 2 बार ऐसे हुआ है देश के स्तर पर, जो दिल्ली मुख्यालय को हमने घेरा है, अलग अलग राज्यों में जाके उनके संघर्ष समिति बनी, तो उस टाइम इकट्ठे होके हम उस मुख्यालय को घेरा है, नेगोशिएशन आप हुई है। जब जाते थे फार्मों में संगठित करने, क्या मजदूर को ये डर नहीं बिठाते थे तेरे को यहाँ से हटा देंगे? नहीं, वो तो चलता ही है मैनेजमेंट के, किसी भी आप प्राइवेट में देख लो, सरकारी में देख लो, आज भी है वो। ये कितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं आज के दिन, और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी स्टाफ का बड़ा बुरा हाल है। उनको भी डर होता है कि हटा देंगे। ये फैक्ट्रियां हैं, कोई छोटी छोटी फैक्ट्रियां बहुत सी, खैर इस पर डिस्कस आप बाद में कर सकते हैं। मैं ये हमेशा मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है कोई यूनियन ना बने और हमारी मनमर्जी चलती रहे, क्योंकि पूंजी का और श्रमिक का एक, पूंजीपति का और श्रमिक का एक, वो जो चोली दामन का साथ है, अंतर विरोध भी है और साथ भी है, दोनों चीजें हैं। मतलब मजदूर के बगैर पूंजीपति का काम नहीं चल सकता। हाँ। और वो उसका खून पिए बिना रह नहीं सकता। तो इसलिए वो तो आज भी ऑल इंडिया का जो ऑफिस था उसका घेराव कराया, वो बड़ी लड़ाई थी। स्थानीय बड़े आंदोलन यहाँ। हाँ, मतलब छोटी छोटी घटनाओं पे भी है, जैसे यहाँ लगाने हटाने की बात थी, वो देश के स्तर की नहीं थी, स्थानीय ही था, क्योंकि कानून के अंदर भी है ये। तो वो स्थानीय जिसकी 240 हाजिरी आ गई उसको नहीं हटाएंगे। और ये पहला हमारा समझौता जब 87-88 में ये हुआ मैनेजमेंट के साथ, तो एकदम उत्साह इतना गजब था वो देखने का, बहुत लोगों का, हजारों लोग थे वैसे तो, लेकिन वो रिकॉर्ड जब देखा गया और ये मान लिया कि आज जो ड्यूटी पे था, आज हड़ताल है, हड़ताल से पहले दिन जो ड्यूटी पे था उसकी हम 240 मान लेंगे, उनको नहीं हटाया जाए। और रिकॉर्ड देखा तो 457 लोग मिले, उसमें कुछ फील्डमैन भी थे जो डेलीपेड थे, उनकी संख्या तो कर 40-50 के आसपास रही होगी। बाकी तो फिर एग्रीकल्चर के कुछ वर्कशॉप के, ट्रैक्टर चलाने वाले, इतने लोग एकदम पक्के हुए, एकदम पक्के हुए, मतलब पक्के नहीं, लगाने हटाने के ऊपर पाबंदी लगी, हटाएंगे नहीं, मतलब उनका स्थायी होगी भाई, स्थायी होगी एक किस्म से वो नौकरी। और फिर आंदोलन ये चल रहे थे, मैनेजमेंट बार बार जब हम नेगोशिएशन में होते थे, हम इसको उद्योग कहना चाहते थे, कृषि उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि ये तो खेती बाड़ी का काम है, इसको उद्योग का दर्जा कैसे दोगे। तो हमारी जो पली थी कि यहाँ वर्कशॉप है, यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर हैं, यहाँ गाड़ियां हैं मैनेजमेंट के लिए, यहाँ कंबाइन है मशीन के काम के लिए, उसमें मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, प्लम्बर हैं, चिनाई चेजी का काम भी है साथ में, नाले खाले पक्के करने का वो काम भी है, वो एग्रीकल्चर में नहीं आता है,
लेकिन इस काम को, एग्रीकल्चर को देखने संभालने के लिए वो भी हैं। इसके लिए हमने आंदोलन भी किए और सुप्रीम कोर्ट तक भी हम इस लड़ाई को, श्रम विभाग की लड़ाई को हमने लड़ा और वो जीता। स्टैंडिंग ऑर्डर जिसको कह सकते हैं, स्थायी आदेश हिंदी में कहते हैं, वो हासिल करे वो हासिल किया हमने। स्टैंडिंग ऑर्डर जिसको उसमें फिर कितने दिन में कौन सी छुट्टियां, हॉलीडे करके जीवन पर क्या असर पड़ा जी? फिर उसके जीवन पर असर ये पड़ा जो दिन रात जिसको रिश्तेदारी में जाने का मौका नहीं मिलता था, हरी बीमारी में अपने परिवार बच्चों को संभालने के लिए मौका नहीं मिलता था, ड्यूटी का तो 12-14 घंटे का बंदा नहीं थी जी वर्कर की दिहाड़ी तो मुझे लगता है कि शायद 450 रुपए के आसपास का वो वेतन रहा होगा, मासिक वेतन। और फिर जिसमें यूनियन के दम पर जब ये ऑर्डर हासिल कर लिया परमानेंट की तरह, आज कितना तक पहुंचे जी वो? उनको पीएफ, ईएसआई या पेंशन वगैरह भी लागू हुई? पेंशन भी लागू हुई। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग एक रूल है, उसमें पेंशन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आज के दिन इन फार्मों में एक भी कच्चा वर्कर नहीं है। रिटायर हो गया बड़ा हिस्सा, एक भी कच्चा वर्कर नहीं है। और अच्छे वेतनमान के साथ, अच्छे वेतनमान के साथ। और कल परसों ही मैं एक साथी से, मेरे गांव का, उससे मैं बात कर रहा था, मैं कितनी तनख्वाह है आपकी? चिकनवास है उसकी ड्यूटी, तो अंगूठा टेक है, अनपढ़, तो बोला 70,000 रुपए तनख्वाह में ले रहा हूं। देखो उदाहरण की बात है, यूनियन के दम पर संघर्ष करके अनपढ़ मजदूर ने 70,000 रुपए मासिक वेतन हासिल करा, जो 400-450 रुपए के कच्चे कर्मचारी थे। वो देन है CITU उसके नेतृत्व की और कामरेड सुरेश जैसे मेहनती और मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले सच्चे योद्धाओं की बदौलत। अच्छा, तो ये बड़ी हासिल करी आपने मजदूरों के जीवन को स्थायी, उस परिवारों में खुशहाली लेकर आए। और उनके सारे कितने बच्चे पढ़े होंगे जी एक प्रकार के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज वो अच्छे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, मकान वगैरह अच्छे हैं, अच्छा परिवार। एक लाइन में कहूँ तो कामरेड सेंट्रल स्टेट फार्म के मजदूर को इज्जत का जीवन मिला। बिल्कुल, ये मतलब सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सुविधाएं भी मिली, बुनियादी सुविधाएं, और उनकी परिवार भी ठीक लाइन पर चला। देखो कुछ लोग जो इस लाइन पे नहीं रहे या दूसरी जगह पैसा उन्होंने खराब कर दिया, नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, कुछ ऐसे 1-2% हैं, उनके तो अलग बात है। बाकी जितने लोग हैं हिसार के आसपास, तो उनका सबका जीवन में सुधार हुआ है इससे। तो कमर जी, फिर आपने बताया था जैसे एक बार कि आप खेत मजदूरों को संगठित करने की दिशा में आए। आपकी ड्यूटी अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन या फिर उस तबके पे लाई जैसे अपना जो सीरी का जीवन होता था, या बंधुआ मजदूर आपने छुटाए। थोड़ी मेरी आपसे विनती है, आप यूं बताओ कि ये जो बंधुआ मजदूर है या जो खेत मजदूर है या जो सीरी है, ये कौन लोग होते हैं? इनकी कैसी जिंदगी होती थी, ताकि नई पीढ़ी को भी पता चला भाई कैसी जिंदगियां भी जीते थे लोग। ऐसा है, मैं सेंट्रल स्टेट फार्म में नौकरी जब करता था तो मैं खुद टर्मिनेट हुआ हूँ आंदोलन में जी? आंदोलन में। अच्छा जी। और 92 में मैं सस्पेंड हुआ। 91 में एक मैदा मिल का संगठन, मैदा मिल यहाँ नजदीक है चिकनवास के, उसकी यूनियन बनाने में सक्रिय थे हम लोग। और वहाँ 2-3 महीने आंदोलन चलने के बाद जो है मुकदमे दर्ज हो गया हमारे ऊपर, डकैती के, अंदर चले गए, तो बाहर जैसे आए सस्पेंड का लेटर मिल गया। और फिर 1992 में 24 जून 92 को फिर ड्यूटी ज्वाइन दोबारा हमारी हुई, नंगथला ड्यूटी मेरी वहां हुई। और 94 में एक बार जेल जाने का मौका मिला, 97 में फिर टर्मिनेट हो गया। मैं सेक्रेटरी था उस टाइम, और राजकुमार मलिक यहाँ चिकनवास के वो अध्यक्ष होते थे। हम दोनों 97 में फिर टर्मिनेट हो गए। और इस दौरान जो है हमारे बीच में, क्योंकि सीटू के कार्यक्रम में लगातार जाते थे, तो कॉमरेड सतमीर मुख्य लीडर वहां सीटू के थे, उनके साथ फिर जो मौका मिला है। वैसे तो 91 में 91 जब जेल गए तो कॉमरेड प्रभात से संपर्क हो चुका था। हमारी मीटिंग वगैरह लेने के लिए आते थे। वो सीटू के लीडर उस रूप में नहीं थे, उनकी ड्यूटी पहले वो DYFI में, जो मुझे बाद में पता लगा, और खेत मजदूर यूनियन के वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में ड्यूटी उनकी थी। खेत मजदूर बनाने की ड्यूटी संगठन ने उनको दे रखी थी। उस लिहाज से तो उनकी साथ भी तालमेल जब हुआ, तो उन्होंने खेत मजदूरों के कुछ मुकदमे ये
बंधुआ छुड़ाने में और में उनका एक योगदान उस रूप का है। उन्होंने मेरे से संपर्क करके, क्योंकि ऐसे कुछ आए खेत मजदूरों के मुकदमे एक दो, तो मैं प्रभात से चर्चा की और वहीं से बहुत कुछ सीखने को भी मिला फिर उनके साथ तालमेल करते हुए। और उस टाइम तो मैं फार्म का वर्कर ही था, फार्म का कर्मचारी ही था। 91 में मैं जब एक घटना, बड़ी घटना है और उससे मेरे जीवन में भी एक वो वो हुआ। क्या थी कमल जी? वो घटना इतनी बड़ी है कुलदीप सिंह, जैसे जींद जिले का एक बुजुर्ग आता है मेरे पास यहाँ पहले जान पहचान में, और वो आके कहता है खजूरी एक गांव है, वहां एक मेरे बेटे को, बहू को, बच्चियों को बंधुआ बना रखा है। बंधुआ बना रखा है तो इसको लेके तो खैर मैं, फिर मैंने पता था भाई प्रभात सिंह इस तरह के केस देखता है। कोई इतनी बड़ी घटना उस समय थी भी नहीं, ये बड़ी घटना से शुरू होती है ये कहानी। फिर इसके बाद कई घटनाएं हैं बड़ी। तो मैं लेके गया वहां ऑफिस में, जवाहर नगर वाला ही ऑफिस था, चल रहा था, ये जो नहर के पास है। छोटी इसी दफे में वो, तो उसने आपको कैसे ढूंढा जी उस जींद वाला मजदूर? मेरी जान पहचान थी पहले से। अच्छा अच्छा। हाँ, और उनको पता था कि ये फार्म की यूनियन का लीडर है, पहले से जान पहचान थी, रिश्तेदारी में लगा लो जैसे उनकी जान पहचान उस रूप में। उसने ये था भाई सुरेश कराश का करास का समस्या। तो मैं वहां लेके गया और वो मजदूर, जो मुझे बाद में पता लगा कि वो जो मजदूर हैं जो वहाँ खजूरी में, वो भट्ठे पे भी काम किया है। तो प्रभात के संपर्क में भी थे वो मजदूर, पहले थोड़े बहुत आए हुए थे, क्योंकि वो एक दौर है, भट्ठा आंदोलन की भी शुरुआत हो रही है 89-90 में, ये 91 की घटना है। और खेत मजदूर यूनियन बनाने की भी ड्यूटी प्रभात पे है, कई तरह की ड्यूटियां प्रभात सिंह उस टाइम लिए हुए है। तो हाँ, फिर एक सम्मेलन करवाया खेत मजदूर उनका, इस घटना के बाद मैं आऊंगा उसके। तो वहां गए हम, मैं प्रभात सिंह के पास लेके गया, भाई कामरेड ये बात है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारे डॉक्यूमेंट दे जाओ और ये लिखे ऐसे ऐसे, क्योंकि सॉरी भजनलाल जी की सरकार थी और वो उनके नजदीकी थे, तो ये भी था कि हो सकता है, पता नहीं कितना संभव होगा, कितनी मदद हो पाएगी। तो हाईकोर्ट का सारा पहले लिया है। वो जो बंधुआ बनाने वाले लोग थे, हाँ, वो चौधरी भजनलाल के नजदीकी थे। नजदीक थे राजन। हाँ, तो इस नजर से सोचा होगा उस टाइम। तो हाई कोर्ट में वो केस दायर हो जाता है और हाई कोर्ट से जो है वो सरकारी वकील जो है वहां से भेजते हैं, वारंट अफसर जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा। वारंट अफसर के रूप में, और वो आता है। और वो जैसे पता लग गया वहां, तो वारंट अफसर गया, वो मजदूर वहां नहीं थे, क्योंकि उनको पता लग गया वारंट अफसर आओ, वारंट अफसर होगा, ऐसे हाईकोर्ट का छापा पड़ेगा। तो उन्होंने गिरवे रख दिए एक किसी गांव में, उन मजदूरों को गिरवी गिरवे दूसरा 40,000 रुपए में। 40,000 रुपए में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस बात की जानकारी फिर वो प्रभात को मिल गई, और गिरवी गिरवे हैं रख दिए ऐसे, और उस गांव में है। प्रभात को ये जानकारी उस ढंग से होगी, क्योंकि मैं फार्म में फिर प्रभात सिंह मेरे पास आता है। कि वो मजदूर जो है फलाने गांव में है और उनका पता करके आओ वास्तव में वो गांव में है। तो यहाँ हम दो साथी थे, एक मेरी बुआ का लड़का था, साइकिल पे गए उस गांव में चले गए हम। जाके पता किया कि ये मजदूर आपके पास है। बोला हाँ। तुम कहा इसको ऐसे कैसे ले आए, तुम गिरवे रख के आए, ये है वो, इस तरह की बात करके, हम यूनियन के लीडर हैं फलाना दिन का। वो बोले नहीं कुछ, मालिकों के घर चले गए। हम आगे आके तसल्ली करनी थी भाई वो है कि वहाँ। तो हम ना आके सीटू के लोगों को बताया, सतबीर भी, प्रभात भी, कॉमरेड पृथ्वी सिंह भी, ये सारी टीम थी बड़ी, कृष्ण स्वरूप भी थे। तो वहां बताया, तो फिर ये योजना बनी कि अब दोबारा वहां जाया जाए। तो मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ नंगथड़ा, तो मेरे पास प्रभात बाइक लेके चले गए कि चलो आप मजदूर से मिल के आएंगे। मैं कहा यार मैं ड्यूटी पे हूँ कामरेड। बोला कोई बात नहीं, आप छुट्टी ले लो, 2 घंटे की चलेंगे। चले गए हम। तो मजदूर का पता किया, मजदूर मालिक के घर था, वो नोरे में था। नोरा जैसे होता है घेर में, मजदूर को बसा रखे उस जगह। तो
काम करने वाले सीरी आड़ी पाड़ी वहां रहते हैं। खैर वहां उन्होंने उल्टा सीधा बहुत कहा, हमें डराने की भी कोशिश की, हम डरे नहीं। आखिरकार वो मालिक उठ के चले गए, बोला कोई बात नहीं देख लेंगे। हमने ये तसल्ली करके आनी थी कि वास्तव में वो मजदूर वहां है, मिल के आना था, जानकारी लेके आनी। बात नहीं बनी, डीसी से भी बात कर ली हो, किसी से भी दोबारा वारंट अफसर की और सारी कह दी हाई कोर्ट के लिए ये है जी, फिर भी नहीं छोड़ा पाए उस मौके पे। तो एक परसू लतान जनसत्ता का पत्रकार होता था, जाट धर्मशाला में उसका एक कमरा था। परसू लतान जनसत्ता का पत्रकार था। पत्रकार बिहार का। अच्छा और कॉमरेड पृथ्वी सिंह का जानकार था। अच्छा। तो हमने वहां बात की कॉमरेड पृथ्वी सिंह से, तो उन्होंने कहा कि ये खबर मैं छपवा दूंगा, उससे कह के। जनसत्ता उस टाइम बड़ा अखबार, प्रतिष्ठित अखबारों में से एक था। तो फिर यहाँ उस टाइम बीच में चुनाव हो जाता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर इसके खेत मजदूरों का, और फतेहाबाद हिसार जिला इकट्ठा है। तो बिरडाना गांव का था जीता सिंह, राय सिख जाति में से, उसको प्रधान बनाया। और सेक्रेटरी होता था राखी गढ़ी का राम निवास, और कोषाध्यक्ष की ड्यूटी मेरे को दी। मैं फार्म में भी नौकरी कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर वर्कर में भी काम कर रहा हूँ, और खेत मजदूर में भी। ये जिला की कोषाध्यक्ष की, हाँ। तो वो मैं इसलिए बताना पड़ रहा है बीच में कि वो फिर रामनिवास को भेजते, जब फोन तो थे नहीं। प्रभात सिंह ने कहा कि परसू लतान अखबार वाले को प्रभात सिंह लेके आएगा, और तब तक कामरेड सुरेश को आप लेकर उस गांव में जाओ। सुरेश उस गांव का घर वो जानता है। उस अखबार वाले ने ये कहा कि उस मजदूर से मेरी पर्सनल बात कराओ, क्या समस्या है, मैं फिर खबर छापूंगा नहीं छापूंगा, इसलिए जरूरी था ले जाना। तो खैर मेरे जानकार एक दो मजदूर वहां पहले थे, मैं उनके घर गया, सीधा मालिक के नहीं गए। और वो कुदरती मालिक का एक लड़का आया हुआ था, वो कपास चुगाई का मौसम था, और मजदूर करना वो मजदूर करने के लिए आया हुआ था चुगाई के लिए। इधर से हम चले गए तो उसने देख लिया, हमने उसको देख लिया, उसने हमें देख लिया। तो उसने सोचा कहते डर के ये भाग ना जाए। बाद में वो बोला आगे आगे, बोले मैं तो चुगाई वालियों को कहने के लिए आया था, आपको कुछ नहीं कहेंगे हम। यूं कह के वो चल पड़ा। तो मैंने सोच लिया कि ये अब और बंदे बुला के लेके आएगा। हम तैयारी कर लिए। खैर मैंने बताया उसको, मेरे साथ का जो सेक्रेटरी था रामनिवास, उसको कहा वहां झगड़ा होगा, अब डटे रहना है। ठीक है जी, तैयारी होगी, हम अलग अलग। तो 10 मिनट बाद 15-16 आदमी, कोई बंदूक ले रहा है, कोई हकी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तकड़े तकड़े नौजवान, और देखे मन दूर से 2-3 किले दूर आगे भाई मां बंदे दो। इतनी देर में कॉमरेड प्रभात सिंह पहुंच जाता है उस परसू लतान अखबार वाले को लेके। और अब देखिए, क्योंकि मौसम ठंड का है, मैं भी नहा के ड्यूटी बजाने वाला था। वो तो बीच में आके कहने लगे आप ड्यूटी बाद में जाइए। प्रभात ने कहा सुरेश को ले जाओ और उस गांव में वहां चलेंगे, अखबार वाले को लेके आएंगे। तो बीच में वो ड्यूटी छोड़नी पड़ी, ठंड का मौसम है। स्कूटर पे गए तो सर्दी तो लगनी थी, सर्दी लगी हुई थी। तो मैंने उस मजदूर के घर जाते ही कहा, देखते हुए मैं कहा वो झगड़ा होगा यहाँ, तुम चाय बना दो, थोड़ा चाय पी लूंगा तो थोड़ा गर्मी हो जाएगी अंदर। वो बोले जी दूध नहीं, मैं बिना दूध की बना दो। तो उन्होंने बेचारे ने बना दी। वो जैसे तैसे वो मैंने चाय पी के कप रखा इतना, तो वो आ गए बदमाश टाइप के लोग। इतनी देर में प्रभात पहुंच गया। बोला आप पहुंच गए कामरेड? मैं पहुंच गया, बाइक खड़ी कर फटाफट। बोला के बात वो देखो आ गए बदमाश टाइप के, अरे अब ये झगड़ा होगा। अच्छा, अचानक ये हो गया। तो तीनों हम अलग अलग खड़े हो गए और वहां से आवाज लगाई। उन्होंने देखा कि भागे तो नहीं, आधा किला दूर रहे तो आवाज ले पकड़ लो पकड़ लो। तो प्रवासी ने कहा कि पकड़ लो क्या भाई, आगे आ जाओ देखेंगे कौन भागेगा। तो फिर वो वहीं खड़े हो गए, आगे नहीं उनकी हिम्मत हुई। और इतनी देर में मजदूर मोहल्ला था, और भी लोग इकट्ठे हो गए, 50-40 लोग। तो एक ऐसे मूछों में बंट लगा रहा था एक मजदूर, मुझे नाम याद उसका नहीं है, लेकिन वो 4-5 भाई थे जो मेरे को पता लगा। मैंने सोचा भाई चलो ये बचा सकते हैं, झगड़ा तो होगा, हम 3 हैं, 15-16 गांव भी है इनका, चलो कोई बात नहीं, अब तो मुकाबला करना ही है, रास्ता और तो कोई रास्ता भी नहीं है। तो बड़ी अजीब घटना वो, अब जब याद आती है ये चीजें तो ऐसे लगता है कि यार इतना बड़ा घटनाक्रम में जिंदा बच गए कैसे। खैर चलो, तो उन्होंने कहा कि
ये पाइया पाइया आटा तो हम देते हैं इन मजदूरों को, और फिर इन अपने प्रधानों को बुला लेते हैं, यूनियन बना रखी है, प्रधान बुला रखे हैं। प्रवासी का जवाब था, पाइया पाइया आटा तुम बोले कागज चुगने वाले मजदूर है, इनको नहीं देते, खेत में हाड़ काले करते हैं 24 घंटे तब देते हो। ये बात कहते हो मुछा में जो मोरडी लगा रहा था मजदूर एकदम कूद के पड़ा, बिल्कुल सही बात कह है। इतनी देर में और लोग बोल पड़े, फिर वो दब गए, डर गए। फिर वो बोले चलो इनको बाद में देखेंगे, बादेडम मांगा 20,000, उसने पकड़ के लाऊंगा, देखा उसने छुटाऊंगे, वो कह के पार गए। खैर बात यह है जी, वो परसुल्तान वहां अखबार वाला ऐसे दूधने लगे, हम कहा जी मजदूर से मिलना है क्या? बोला नहीं नहीं चलो। उसने डीसी से संपर्क किया, शायद संजीव कुमार डीसी थे उस टाइम, बिहार के थे वो मूल। उन्होंने संपर्क किया कि ऐसे वास्तव में देखे हूँ झगड़ा तो यही है, ऐसे बंधुआ मजदूर बुरी हालत है, वो मेरे को भी पीट सकते थे मालिक। तब डीसीएसपी ने कहा, तब वो मजदूर को छुड़ा के अगले दिन सुबह 9 बजे मेरे घर ले आके छोड़ दी। जहां भी आके उन्होंने 6 महीने रखा उस मजदूर को मैंने, यहाँ भी वो उस गांव के मजदूर मालिक जो है, इतना दबदबा, और पुलिस अगरवा की लेकर यहाँ भी घर पहुंच गए और मजदूर को उठा के ले जाने का प्रयास किया। खैर हमने यहाँ उठाने नहीं दिया। फिर पुलिस वाले ने बताया कि मैं एसएचओ ने भेजा हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, और अगरवा थाना में आ जाओ आप। तो तुरंत ही हम मोटरसाइकिल लेके बाद में पुलिस के पीछे पीछे गए, जाके एसएचओ से बात करी कि वही तो मजदूर है जो कल छुड़वा के लेके आए थे, और ये डीसी साहब और हाईकोर्ट के आदेश पर छूटे। ये एक घटना है। ऐसी घटनाएं कोई दर्जनों घटना है। यहाँ कालवास की एक बहुत बड़ी घटना है, मसूदपुर की एक बहुत, मसूदपुर में तो हाथ और पैर बांध के सांकल से और तूड़ी के कमरे में डाल रखा था और बाहर गेट लगा के ताला लगा दिया, मसूदपुर में। और जैसे हमें सूचना मिली तो अशोक गर्ग जो आज कमिश्नर रिटायर हुए हैं, ये एसडीएम होते थे हांसी में, तो मैंने इनको फोन किया और बोले यार पक्की तसल्ली होनी चाहिए। मैं पक्की तसल्ली है। और जो पीड़ित लोग थे वो और उनके साथ हम गए, हमने एप्लीकेशन दी, तो वो एसएचओ भेजा, तो वास्तव में वो बंदा पाया, वहां छुड़वा के लेके आए। मतलब ऐसी दर्जनों घटनाएं मैं बता सकता हूँ। वैसे तो सैकड़ों हजारों केस हैं जिनके मुकदमे वगैरह हमने सुलझवाए हैं खेत मजदूरों के। और आपको मैं ये बताऊं कि समस्या कहाँ है। जैसे अब 10 एकड़ का किसान है, 20 एकड़ का किसान है, चौथे हिस्से पे ज्यादातर खेती देते हैं। हालांकि आज का जो दौर देखेंगे तो किसान खुद मरा हुआ है, डूब रहा है, किसान खुद के बचत नहीं है। लेकिन उस टाइम बड़ी किसानी भी थी, 20 एकड़ से भी कुछ लोग ज्यादा एकड़ के मालिक थे, जहां ज्यादा बड़ा संकट है। आज नहीं है, आज कम है वो संकट, है कुछ जगह आज भी, लेकिन इतना नहीं है जो पहले था। और एक शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले मेरे उसमें, कॉमरेड प्रभात सिंह कहते थे कि मुंडाल से लेके और पाकिस्तान के बॉर्डर तक चले जाओ हिंदुस्तान में, ये जो बड़ी धारियां हैं ये मजदूरों के नाम की जेड़ है, ये धारियां नहीं। तो उनका ये मतलब अपने भाषण में था उनका, ये खास मर्म की बात थी, मतलब उनकी जो बात मजदूरों की परिश्रम पर उगी हुई चीजें थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पैसे इकट्ठे कर तो ऐसी घटनाएं हैं, आपको मैं बताऊं, मैं कई बार यहाँ के इस मुकदमे में जब बात करते थे, भाई चौथे हिस्से ने खेती कर ली, ऐसे आमने सामने बात भी हुई है। मान लिया वे तेरे से 50,000 रुपये लिए और वो 50,000 रुपये 5 साल तेरे वो खेत में काम किया, 5 साल खेत में काम किया तो उसके 50,000 के 5 लाख हो गए। उसने एडवांस में तो ले लिए 50,000 और भी बीच बीच में लेता रहा, लेकिन चौथे हिस्से का जो काम करना है, जो दिहाड़ी लगनी है, उस मजदूर को लगनी है। कपास है 5 एकड़ में या 10 एकड़ में, जो भी कपास की चुगाई होगी वो मजदूर को लगेगी। मजदूर से तो सारी चुगी नहीं जाएगी। खेत में पानी लाना है और काम करना है, साथ में उस किसान के 4-5 पशु भी हैं, बैल भी, बलद भी हैं। खेती बाड़ी उस टाइम बलद का ज्यादा वो था, ट्रैक्टर मशीनरी बाद में आई है। तो ऐसे जो हालात थे उसमें उनको चारा काटना है, चारा डालना है, गोबर उठाना है, दूध निकालना है, पानी पिलाना है,
तो ये मान के चलो एक आदमी जो मजदूर है उसका एक सदस्य परिवार का उसके पशुओं पे ही रह जाता, तो पशुओं में कोई हिस्सा नहीं होता, उसका हिस्सा खेती में है। एक आदमी रुक गया तो उसकी जगह दिहाड़ी रोजाना खेत में लगने लग रही है, वह दिहाड़ी लगेगी मजदूर को। तो चुगाई का, दिहाड़ी का और का कई जगह तो ऐसे देखा खर्चा भी चौथा हिस्से का मजदूर को लग जाता था, फिर ऊपर से ब्याज लग जाता था। तो वो पैसे कैसे उतरेंगे? 5 साल काम करने के बाद में वो मजदूर भागने की कोशिश करता है या हमारे पास आ जाता है, तो हम मालिक को बुलाते हैं तो वो ये कहता है कि जी पैसे ले रखे मेरे, देख लो। जब आप डायरी देखोगे तो 1-2% की तो कह नहीं सकते, 1-2% तो गलत भी लिख देता है, यह भी घटना हमने देखी। लेकिन गलत ना भी लिखे तो मूल और ब्याज वो सारा फला के देखें, वास्तव में जो असली कलम ली हुई है उससे ही वो कर्जा उसको पिंड नहीं छोड़ रहा, उतरने नहीं दे रहा। 50,000 लेके 5 साल में 5 लाख हो गया। घटना ऐसी भी हमने देखी। जब उन मालिकों से, किसानों से बात होती, क्योंकि सब तरह के एक से लोग नहीं है, उनकी बड़े वो भी साधन भर के आते थे किसान, अड़ोस पड़ोस के भाईचारे को लेके मजदूर भी लेके आते थे, पंचायतें जब होती थी हम बुलाते थे। तो ये देखा जो जेन्युइन लोग थे वो उस बात को सही भी मानते थे, मैं तेरे पशु के काम में इसका खर्च तो हुआ है, इसकी मेहनत तो खर्च हुई है, इसके लगी मजदूरी, और वो मजदूरी लग रही है, या तो वो मजदूरी जोड़ दे या ब्याज काट दे, फिर कर हिसाब। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो वो उसके साथ वाले कहते थे भाई बात में तो दम है, खेती ले रखी इसने, पशु में तो हिस्सा नहीं है। जब वो हिसाब करते थे तो वो पैसा सारा लगभग पूरा हो जाता था, या ब्याज हटाओ या उसकी दिहाड़ी लगाओ, लगभग पूरा हो जाता। तो इस प्रकार का भी शोषण, और वो कई बार तो पिटाई तक भी हो जाती थी, और बच्चे परिवार जो हैं, लड़के, उसकी घरवाली, उसके साथ भी शोषण हुआ है। ऐसी घटनाएं, मैं गांव का नाम और आदमी का नाम लूं तो थोड़ा सा शोभा नहीं देगा, ऐसे दर्जनों गांव हैं, दर्जनों ऐसे हैं, उनका बच्ची के साथ भी गलत हो रहा है, औरत के साथ भी गलत हो रहा है, और मजदूर को भी पता है। और ऐसे कत्ल भी हुए हैं, मतलब खारा खेड़ी की घटना बताऊं। अच्छा जी। गोदाम में मतलब बंदूक चढ़ा दी उसके और घींच के ट्रैक्टर से घसीट के मार दिया। खारा खेड़ी का एक मजदूर था। ऐसे कालवास की एक घटना है, ऐसे गंगवा की एक घटना है। मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ, व्यक्तियों का नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। एक प्रकार का बहुत भयानक बहुत जुल्म जुल्म, मतलब ऐसा। हाँ, उनको इसमें बिल्कुल। कमर एक बात और, वो जो मजदूर थे जो बंधुआ बनाए जाते थे, कर्ज के चंगुल में फंस गए, जुल्म पे थे, उनको बचाने के लिए आप जाते थे, तो ये भी तो जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता था, क्योंकि वो पॉलिटिकल रसूखदार लोग भी थे, पैसे वाले भी थे, गुंडे भी थे उनके पास। जान जोखिम में डाल के क्या, बहुत भयंकर कैसे जाना है योजना बना के जाना होता था। और मतलब काफी नाम फतेहाबाद में रहा है कॉमरेड महेंद्र सिंह शेखुपुरिया, जो फेरी का काम करते थे। राय सिख कह लो उसको, जो भी है, सिख कौम से थे, राय सिख, वाल्मीकि भी कह देते हैं। तो ऐसी पूरी टीम, किसान नेता वहाँ, कॉमरेड छत्रपाल रतिया में आज भी हैं वो, कॉमरेड हरनाम, और उस इलाके में और भी कई थे साथी जिन्होंने काफी मदद उस रूप में की है। यहाँ तो हम फिर पूरी टीम, हमारी कॉमरेड सतबीर भी हमारे साथ शामिल रहते थे। लेकिन ये खेत मजदूर वाला मसले में ज्यादातर जो ड्यूटी का काम और ये जो काम कर रहे हैं, कॉमरेड प्रभात सिंह और मैं, हम दोनों साथी यहाँ हिसार में इस काम का बड़ा वो, ऐसी बहुत कई घटनाएं हैं। दाबड़ा की घटनाएं हैं, मजदूर को मार दिया, उसके परिवार के लोगों ने पैर नहीं लिए, वो जी गाँव में रहना है, मजदूर को मार दिया। और मैं इनका तो नाम भी ले सकता हूँ, जो डीआईजी थे उसकी पत्नी ने मार दिया था। ये दाबड़ा दाबड़ा, क्या नाम था डीआईजी का जी? मैं ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा, उसकी पत्नी ने ही मजदूर पत्नी का ने कत्ल कर मजदूर दिया, मजदूर, खेत हाँ, मजदूर खेत का। मजदूर का। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। तो वहां भी हम गए, मतलब ऐसे जुल्म देखे हैं, तो हथेली पर रख के जाना पड़ता है ऐसे काम के मतलब लिए। खेत मजदूरों को संगठित करने का काम बड़ा चुनौतीपूर्ण है। बहुत चुनौतीपूर्ण रहा अच्छा, है। एक और कामड़ी सी संदर्भ में बात करें, जो खेत मजदूरों का नहीं, मतलब तो ये भी सुनने में आया, देखा कि खेत मजदूर की कोई दिहाड़ी मार ले और उसके एप्लीकेशन दे, इस तरह का तो कोई कानून ही पारित नहीं हो पाया था पार्लियामेंट में। ना, बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट में कानून वो आज तक नहीं बना। आज तक भी खेत मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है। कोई कानून नहीं है इस देश में। ये भी मतलब सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मांग उठती रही है। कॉमरेड आनंद मुल्ला उस टाइम सांसद होते थे, और खेत मजदूर उनके जनरल सेक्रेटरी होते थे, राष्ट्रीय महासचिव।
तो उनसे बात की, हमारे दूसरे बड़ी सीनियर लीडरशिप ने भी, कामेड प्रभात, हम सब लोगों ने, टीम ने। तो उनका ये कहना था कि जितने काम आपने किए हैं उनका कोई रिकॉर्ड है तो फाइल बना के मुझे दो। और ये बात है जब ये था चतुरानंद मिश्र, जब कृषि मंत्री जब कृषि सीपीआई मंत्री वाले थे, श्री सीपीआई, एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के गुजराल जमाने के में। जमाने में। हाँ। तो मैं वहां उठाऊंगा संसद के अंदर। पहले भी उन्होंने कहा, उस टाइम इतना थे, उस टाइम तो उसने बहुत ही जोर दिया कि अब मौका है कि ये चीज, कुछ चीजें तो दिखाएंगे कि देखो हमारे हरियाणा के लोगों के ये तजर्बे हैं, तो खेत मजदूरों के लिए ऐसा कानून तो बनना ही चाहिए। तो उसके लिए काफी प्रयास उन्होंने किए, खैर वो सरकार 2-3 बार इधर उधर गिरी उठी, तो उसमें वो बात बन नहीं पाई। ना तो मैं कैसे थोड़ा कामेड न्यूज समझाना चाहूंगा आप पे सारी बातों में कि जैसे आप लोगों में इतनी हिम्मत या हौसला या ऊर्जा किस चीज से मिलती थी अपनी, वह जैसे आप इन मजदूरों दबे कुचले लोगों को जिनके साथ में कोई भी नहीं खड़ा होता, आपने उनको संगठित करने का हिम्मत उठाई, जान जोखिम में डाल के उनको बचाया, सैकड़ों फैमिलीज को, और खेत मजदूरों के लिए भी एक उनकी दिहाड़ी बढ़ाने से लेकर उनकी सुरक्षा तक के आंदोलन लड़े। तो आपने इतनी हिम्मत और ऊर्जा का के स्रोत था जी जो आप अपनी जान ने जोखिम में डाल के उस दौर में कर पाए ये काम? समझ का, वैचारिक समझ, वैचारिक समझ का। आइडियोलॉजी सबसे बड़ी बात। जब फार्म में नौकरी करते थे या डेली पेड वर्कर के रूप में हम थे, आंदोलन शुरू किया, तब तो था हमारी आर्थिक मांगे कि हम रेगुलर हो जाएंगे, लगाया हटाया ना जाए, बेगार प्रथा पे रोक लगे, हमारी दाढ़ी बढ़नी चाहिए, इस तरह की चीजों को, और सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस तरह की सुविधाओं को लेके था। जैसे जैसे आंदोलन में बढ़ते चले गए और जो सीनियर लीडरशिप कॉमरेड सतबीर सिंह, पृथ्वी सिंह के संपर्क में आते गए, तो वो फिर शिट्टू के तौर पर समझ वो बढ़ती चलेगी। शिट्टू के तौर पर जब समझ आ गई, तभी तो मैं फार्म में नौकरी करते हुए खेत मजदूर का मेरा क्या मतलब था। ये तो आप उस विचारधारा की विचारधारा की ताकत थी, उसके प्रति जो समर्पण है। समर्पण। और मैं कामेड प्रभात के बारे में अगर ये कहूं कि वो किसान के घर में पैदा हुए थे, और उनके जो काम जो थे, भट्ठा मजदूर आंदोलन भी उस टाइम है, मतलब जहां ये दिखता था कि यहाँ खतरा आज ज्यादा होगा, तो कोशिश करता था प्रभात में, और कोई नहीं है तो कम से कम कामरेड सुरेश को फार्म में से छुट्टी दिलवा के आप बाइक पे ले जाता, भाई कोई पंगा होगा तो हम दो होंगे, मतलब ऐसा हौसला उनको था, विश्वास भी था। तो उनको जब इस रूप में मैं देखता था गहराई से, जितनी उनकी गहरी समझ खेत मजदूरों के, मजदूर के प्रति थी ना, उनका विचार जो था कि बड़ा भारी शोषण है, और उन्होंने ड्यूटी ली खेत मजदूर बनाने की, भट्ठा मजदूर यूनियन बनाने की। पैदा तो किसान के घर में हुए, तो उससे भी मुझे ये हुआ कि यार देखो, मतलब ये है तो किसान और मजदूरों के प्रति कितना, तो इससे एक लगन नहीं होता है, जिज्ञासा नहीं होती है जानने की। तो फिर कुछ किताबें उस मौके पे, कौन कौन सी किताब थी जो आपने उस दौर में जिन असर डाले आपकी विचारधारा जहनीत के निर्माण में जो? गांव के गरीबों से अच्छा, गांव के गरीबों से, परिचय माला, शिव माँ, ये वच, हाँ, और ये उलगा से गंगा। एक वो आप जिक्र नहीं करते थे, बाबर की जिंदगी भी पढ़ी थी आप लोग? बाबर की जिंदगी तो मैं बहुत आगे आके पढ़ी है। अच्छा। ये तो 4-5 की बात है, 2004-5 की, अच्छा। 5-6 की भी हो सकती है। काफी डिस्ट्रिक्ट था घर मेरा उस टाइम। अच्छा। तो तब डॉक्टर रोशन लाल जो है HAU के, अच्छा। जो कामरेड प्रभात की सिस्टर कमला ने शादी की थी उनके साथ, उन्होंने दी थी मेरे को वो किताब, बाबर। तब 2 बार पढ़ी थी, वो तो बाद की बात है। ये छोटी छोटी बुक जो है, परिचय माला का जो सेट होता था, वो चीजें बड़ी सरल भाषा में और बड़ी जल्दी समझ आने एक और वाली। बात कामेडी, जब आपने ये काम अंजाम दिए, जब ऐसे दर्जनों सैकड़ों मजदूरों की जिंदगियों को आपने नरक के कुंड से बाहर निकाला, सीरियों की, या उनको जो मतलब कैद कर लिया, ऐसे मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों को छुटाया, तो आपका मजदूर मान सम्मान भी बहुत करते होंगे जब जाते होंगे जी? वो इसमें कोई शक नहीं है। मजदूर का एक चीज है, मैंने जो नोट किया है, मैं मान लिया किसी के घर जाऊंगा, ठीक ठाक खाते पीते किसान के घर में, या ठीक ठाक किसी कर्मचारी बड़े तनख्वाह के या अधिकारी के घर में, तो जैसे बाहर बैठा है, बाहर कुर्सी है या बैठक है, इस तरह का कमरा बाहर बैठाएंगे, चाय पानी होगी, सेवा बाड़ी भी ठीक कर देंगे। और जब मजदूर की झुग्गी में जाना है,
तो वहां बिल्कुल आखिर मकान में लेके जाता है वो, क्योंकि ये बहुत साल बाद समझ में आया, वैसे पहले नहीं समझ में आया। और ये धीरे धीरे मजदूर कार्य ये सारा मजदूर है वो बिल्कुल इज्जत की जगह बैठा इज्जत की जगह बिठाता है। जो घर में अच्छा कपड़ा होगा वो नीचे बिछाएगा, और जो अच्छा सबसे अच्छा खाने का लेके आओ वो खाना लेके आएगा। वो कोशिश करता है, बेशक थोड़ा है उसके घर में, वो मजदूर कोशिश अपने करता लीडर है, को ज्यादा मान सम्मान देता है। ज्यादा मान सम्मान। तो उससे एक और ज्यादा वो मिलता है, हौसला ऊर्जा जो और मिलती इस है। पथ पर आगे बढ़ने में अपना कामड़ प्रभात से काफी प्रेरणा काफी काफी बिल्कुल वो प्रभात, मिला काफी। हाँ प्रभात का मुकाबला ही नहीं है। मतलब मैं शायद पहले जो आपने वो वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा कि मैं कम्युनिस्ट नहीं बना पूरा, कम्युनिस्ट हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूँ, सीटू का भी अध्यक्ष हूँ जिला का। कॉमरेड प्रभात सिंह जो कम्युनिस्ट होना चाहिए, जैसा होना ल्यूइस चाहिए। हाउस जी की एक किताब है अच्छे कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कैसे बने, हाँ। वो पढ़ी है मैंने। तो कॉमरेड प्रभात शुरुआत हो चुकी थी अच्छे कम्युनिस्ट बनने की, उस मतलब दिशा में जैसे एक मॉडल कम्युनिस्ट मॉडल दिशा, उस दिशा में चल पड़े थे वो। तो बहुत कुछ हौसला और चीजें। इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो कामड़ जी आप? मैं और तो क्या जोड़ना चाहता हूँ, या कोई मैं ऐसे संदेश देना चाहते संदेश हो से मजदूरों को, या मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले आज के जो योद्धा हैं उनको कुछ बात कहना चाहते हो? उनको भी कहना चाहता हूँ जो मजदूर भी हैं आज भी, वो बेशक खेत मजदूर उस रूप के नहीं, हालांकि खेत मजदूर खत्म हो गया वो ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी सी घट गई। वो संख्या इस रूप में घट गई कि छोटी किसानी आ गई, इससे हादसे पे खेती कम होती है। डायरेक्ट मजदूरी जितने 5 दिन का काम है 5 दिन करा लिया, 4 दिन काम जब फिर वो मजदूर दूसरी जगह भी चला जाता है। उस का खेत मजदूर बंधुआ के रूप में बहुत कम बचा है, बहुत परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन ये मनरेगा का मजदूर है जो थोक में है, हर गांव में आपके 500 से 1000 मजदूर मिल जाएंगे, छोटा गांव है तो 500 मजदूर मिल जाएंगे फिर भी जरूर। और जो रोजगार का आज संकट सामने खड़ा है, तो कोई चारा नहीं है। ये अकेले अकेले ये जो कहानी सी बता रहे हैं, इसको हो सकता है कुछ लोगों को सुन के, नए लोगों को ये लगेगा यार ये बड़ा गजब के, ये हीरोइज्म है किस्म का। और मैं ये कहता हूं कि ये देश और दुनिया हीरोइज्म का शिकार है। और जब तक उनको जैसे फिल्म में हीरो दिखता है ना, तो लोग पीछे लगते हैं। अभी वो ताजा घटना है ना तमिलनाडु की, वो मुख्यमंत्री बन गया फिल्म हीरो। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि लीडर जो हमारे हैं, जो कार्यकर्ता है, वो हीरो दिखने चाहिए जनता को, उसके बगैर जनता पीछे नहीं लगेगी। लेकिन खुद हीरोइज्म का शिकार ना हो। अगर नेता हीरोइज्म का शिकार हो गया तो मार खाएगा। मतलब जनता उसको हीरो समझो, हीरो समझे करो, लेकिन खुद हीरोइज्म कि खुद हीरोइज्म नहीं हो तो मार खाएंगे, संगठन नहीं बन पाएगा, और वो ना वो खुद आगे बढ़ पाएगा। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। हीरोइज्म के बगैर, हीरो के बगैर लोग पीछे नहीं लगेंगे, ऐसे काम करने मतलब आपका लीडर में त्याग और बलिदान का एक निष्कलंक उदाहरण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर बात बढ़ेंगे। कितने लोग हाँ कॉमरेड प्रभात के बाद यहाँ, बेशक मैं काम कर रहा हूँ, खेत में काम करता हूँ, आधा समय लगता है आधा संख्या में, पुराने जो लोग हैं वो ये सोच के आएंगे कॉमरेड सुरेश वो जवानी टाइम में जो उसका रोल था, जो जोश था, वो ऐसा ही मिलेगा। अब चलेंगे 20 साल में कोई समस्या आ गई, अब चलेंगे 20 साल बाद, अभी भी वो ऐसे कर देगा। तो ऐसा वो तो इसी रूप में देखते हैं ना, वो ऐसा हीरो होगा। हीरो इसमें ना सही बात कामड़ जी। एक और अंतिम आपसे निवेदन है, ये जो आपने बिल्कुल कहानियां बताई और एक वीडियो की भी सीमाएं हैं बनाने के एक समय की, आप इन एक एक घटना को दर्ज करें अपनी लेखनी से, कहानी में या कोई उपन्यास लिखे उन पर, ताकि वो बिल्कुल क्लियर ढंग से खुले रूप में आए पूरी की पूरी चीजें। और आप एक ये जो लड़ाइयां हैं इनको लिपिबद्ध करेंगे। एक चीज और, मैंने हाँ बोलो। कॉमरेड प्रभात सिंह कहानी लिखते थे, और उस कहानी वो मेरे को जब लिखते थे, पहली कहानी जो भी कहानी लिखते थे, तो सारी रात को लिखे सुबह पढ़ाते थे। इकट्ठे ही रहे हम एक जगह 5-7 साल, नहीं तो वो ऑफिस में दिखाई पड़ा। तो उससे मुझे, और मैंने खुद भी कुछ कहानियां 5 हैं पता नहीं 6 है पूर्ण विचार में छपी है मेरी कहानियां। या के बनगी, अच्छा, कहानी का शीर्षक है या के बनगी। और के बीमारी से, ये भी कहानी का टाइटल कहानी है। है हाँ।
बाबा के दर्शन। अच्छा अच्छा, वाह। हाँ, ऐसा कुछ है। ये कुछ ऐसी कहानियां मैंने खुद ने भी लिखी हैं। और दोगला समाज, अच्छा। तो ये हम कहानी में अब आप ऐसा कुछ। दोबारा कलम उठाएंगे इस प्रार्थना के साथ। और कामड़ अपनी बातचीत को आज के लिए अपन यहीं विराम देते हैं। और अगला एपिसोड भी हम कामड़ सुरेश के साथ रिकॉर्ड करके आपकी सेवा में हाजिर होंगे। पूरा भट्ठा मजदूरों का एक आंदोलन है जिसमें कामड़ सुरेश की और बहुत से दूसरे कामरेडों की भी केंद्रीय भूमिका है। उसके अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और आज के ज्वलंत सवालों पर भी कामड़ सुरेश की राय हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और कामड़ जी, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और भी। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप इनसे कामड़ सुरेश के अनुभवों से सीख लें और मजदूर वर्ग और किसानों की मुक्ति की लड़ाई में आप भी सक्रिय भागीदारी करेंगे। इसी अनुरोध के साथ आप सबका शुक्रिया। और दर्शकों से फिर एक बार अपील कि वो चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।